गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट कर रहे हैं हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड में पूछा जाता है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। वैसे तो इसके बारे में आपको सबको पता होगा कि क्या होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हेल्प टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, जैसे कपल अभी नहीं चाहते हैं कि बेबी उनका हो अभी, तो वो उस प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करके। तो कौन कौन से मेथड्स हैं, क्या क्या हैं, उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम, वैसे तो पहले तो क्या होना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव, आइडियल जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कैसा होना चाहिए। फर्स्ट क्या होना चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए, ताकि यूज करें और प्रेगनेंसी ना हो, तभी तो इफेक्टिव माना जाएगा। अगर यूज करें और फिर भी वो प्रेग्नेंट हो जाए तो फिर फायदा क्या उसका। नेक्स्ट, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इतना महंगा भी नहीं होना चाहिए कि सब लोग नहीं खरीद सकें, सब उसको यूज कर सकें, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। रिवर्सिबल मीन्स कि जब वो चाहते हैं कपल की भाई अभी हमें बेबी चाहिए, तो वो उसको हटा सकें और प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है। तो रिवर्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेगनेंसी ना हो एक बार अगर उसको यूज कर लिया तो। और क्या होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, इफेक्टिव हो गया, रिवर्सिबल हो गया, नो और लेस साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स भी नहीं होने चाहिए उसके, क्योंकि अगर साइड इफेक्ट्स होंगे तो फिर लोग उसको यूज करने नहीं चाहेंगे, अवॉइड करेंगे। तो नो और लेस साइड इफेक्ट्स। अब क्या इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उसको, शुड नॉट इंटरफेयर इन सेक्सुअल एक्ट और डिजायर। तो उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए उसको, शुड नॉट इंटरफेयर इन सेक्सुअल एक्ट और सेक्सुअल डिजायर, उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये है कि इफेक्टिव हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, नो और लेस साइड इफेक्ट्स होने चाहिए उसके, ताकि इजीली लोग उसको यूज कर सकें। और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, सबसे बढ़िया क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली, ठीक है। तो इस टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव होना चाहिए जो इफेक्टिव भी हो, ताकि यूज करने के बाद उसको लेडी जो है वो प्रेग्नेंट ना हो। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए। रिवर्सिबल हो, यानी जब वो बेबी चाहे तो उसको हटा के वो जो है वो प्रेगनेंसी हो जाए। नो और लेस साइड इफेक्ट और यूजर फ्रेंडली। और क्या नहीं करना चाहिए उसको, शुड नॉट इंटरफेयर इन सेक्सुअल एक्ट और सेक्सुअल डिजायर, उसमें उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इसके टाइप हैं, ठीक है। टाइप्स अब हम देख लेते हैं कि कितने टाइप में हम उसको कितने हेडिंग्स में हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है इसका नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड्स, फिर है बैरियर मेथड, फिर है केमिकल और देन सर्जिकल, ठीक है। तो इतने हेडिंग में इसको हम पढ़ेंगे, नेचुरल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स एंड सर्जिकल मेथड्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल मेथड से। जब ये नेचुरल मेथड है तो इट मीन्स यहाँ पर कोई भी क्या होगा, कोई भी केमिकल नहीं होगा, नो केमिकल्स, नो बैरियर्स, कोई बैरियर नहीं होंगे, जो कोई बैरियर नहीं है, नेचुरली जो है वो प्रिवेंट करेंगे किसकी मीटिंग, ओवा और स्पर्म की, ताकि वो मीट ना कर सके फिजिकली और जो है प्रेगनेंसी ना हो। तो वहाँ पर कोई केमिकल यूज नहीं होगा, कोई बैरियर यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, टाइप्स क्या हैं, इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहला है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस।
इसमें क्या है, या हम इसको बोल सकते हैं सेफ पीरियड। सेफ पीरियड कौन सा, अगर आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ा है पूरा, मैंने उसमें पूरा डिटेल में समझाया, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं सेक्सुअल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। अगर आपको याद है वो सारा तो आप इजीली इसको समझ जाएंगे। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या सेफ पीरियड या राइम पीरियड भी इसको हम बोलते हैं। क्या है इसमें, आपको पता है कि ओव्यूलेशन कब होता है, हर टाइम जो है फीमेल जो है वो फर्टाइल नहीं होती। आपको सबको पता है जब हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ी है तो उसमें ओव्यूलेशन कौन से पीरियड पर होता है, मेंस्ट्रुएशन टाइम में 14th डे में ओव्यूलेशन होता है, 14th डे, ठीक है। 14th डे में ओवा रिलीज होता है, मीन्स फर्टाइल पीरियड हो गया, और 24 आवर्स तक ही ओवा जो है वो फर्टाइल रहता है, ओवा रहता है, ठीक है। उसके बाद वो खत्म हो जाता है। तो 24 आवर्स का इसका टाइम होता है, खाली एक ही दिन का, जब वो जिंदा है, जब वो फर्टाइल हो सकता है। तो अब अगर इसी टाइम पर इंटरकोर्स होता है तो फर्टिलिटी के चांसेस होते हैं, अगर इस टाइम पर इंटरकोर्स नहीं हुआ तो फर्टिलिटी के चांसेस नहीं होंगे। पर खाली 14th डे ही नहीं, क्योंकि जो स्पर्म है वो 48 आवर्स तक जिंदा रह सकता है। तो कौन कौन से पीरियड हो गए, यानी हमें पता है जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तो 1 to 5th पीरियड जहाँ पर मेंस्ट्रुएशन होता है, तो वो तो मेंस्ट्रुएशन वाला टाइम हो गया। फिर उसके बाद 6 से लेके यहाँ पर हम 10 तक का लगा सकते हैं, 6 से लेके यानी 9 तक का, 9 डेज तक का पीरियड हम इसको सेफ पीरियड मानते हैं। क्यों सेफ पीरियड मान रहे हैं, क्योंकि यह हो सकता है कि 14th को ना हो, एकदम एग्जैक्ट 14th को ना हो सकता है वो 13th को जो है एक दिन, क्योंकि जरूरी नहीं है, ये उसके लिए ठीक है जिसका जो साइकिल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आता है, एक्यूरेट रहता है। या ये भी हो सकता है एक केस की जो स्पर्म था इंटरकोर्स 13th डे पे या 12th डे पे हुआ हो और स्पर्म अभी है, ओव्यूलेशन तो 14th डे हुआ बट स्पर्म वहाँ पर था, तो फर्टिलिटी हो सकती है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है ना। मान लो इंटरकोर्स जो है वो 12th या 13th डे हुआ और ओव्यूलेशन 14th डे हुआ, तो वो 48 आवर्स तक जो है वो जिंदा रहेगा, तो हो सकता है उस टाइम पर। तो इसलिए 10 to 17 डेज तक, यानी 2-3 दिन ओव्यूलेशन के बाद के और 2-3 दिन ओव्यूलेशन से पहले के, ये जो 10 to 17 डेज होते हैं ये फर्टाइल पीरियड माना जाता है। यानी अगर इस टाइम पर इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, ये सेफ पीरियड नहीं माना जाता। तो सेफ पीरियड कौन सा हो गया, 6 to 9th डे, और यहाँ पर 18th to 28th डे, ये पीरियड भी सेफ पीरियड है, ठीक है। तो फर्टाइल पीरियड कौन सा हो गया, 10 to 17 डे। तो अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो ये सेफ ये जो है इस टाइम पर 10 to 17 डेज के बीच में इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फर्टाइल पीरियड है, इसमें फर्टिलिटी के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। वैसे तो सारा रिस्की ही है, क्योंकि ये तो बिल्कुल उनके लिए है कि जिनको बिल्कुल एग्जैक्ट रहती है, डे टू डेट कोई जो है वो चेंजेस नहीं होते। तो ये है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और सेफ पीरियड। तो आपको मैंने सेफ पीरियड बता दिए, 6 to 9 वाला सेफ पीरियड है और इधर 18 to 28 डे, 10 to 17 डे फर्टाइल पीरियड है, इस टाइम पे नहीं करना है इंटरकोर्स। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है विड्रॉल मेथड। नेक्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड है विड्रॉल, अब जैसे नेम ही इंडिकेट कर रहा है इसमें विड्रॉल मेथड, और इसको बोलते हैं कोइटस इंटरप्ट्स। कोइटस इंटरप्ट्स और विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मीन्स किसी चीज को विड्रॉ करना, तो विड्रॉ यहाँ पर क्या करेंगे, यानी जो मेल है विड्रॉ हिज पेनिस बिफोर एजैकुलेशन, मतलब अपनी पेनिस को वो इजैकुलेशन से पहले विड्रॉ कर ले, बाहर निकाले, वेजाइना में इंसेमिनेट ना करे। तो इसमें वैसे तो इसको हम सेफ पीरियड सेफ नहीं बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जब उसने इंटरकोर्स किया हो उस टाइम पर यूरिथ्रा में जो है पहले से ही स्पर्म, पहले इजैकुलेशन का स्पर्म हो, तो वो स्पर्म वेजाइना में एंटर कर सकता है।
तो हम सेफ पीरियड इसको नहीं मानते कि जो है इंटरकोर्स के बाद वो पेनिस को विड्रॉल करके बाहर जो है वो इजैकुलेशन करे। हो सकता है जो है पहले से यूरेथ्रा के अंदर स्पर्म प्रेजेंट है पहले इजैकुलेशन का, तो वो उसमें एंटर कर सकता है। तो हम इसको बिल्कुल सेफ नहीं मानते। ये जो नेचुरल मेथड्स हैं रिस्की हैं, बस यहाँ पर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं है। रिस्क किसका है? प्रेगनेंसी का। तो यहाँ पर भी रिस्क हो सकता है कि वजाइना से बाहर निकालने से पहले ही वहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर यूरेथ्रा में जो पहले से स्पर्म प्रेजेंट था वो एंटर कर जाए वजाइना के थ्रू होता हुआ, तो फर्टिलिटी के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि भाई उसको विड्रॉ करना पेनिस को कहाँ से? वजाइना से बिफोर इजैकुलेशन से पहले। तो हम इसको सेफ नहीं मानते क्योंकि इसमें फर्टिलिटी के चांसेस रहते हैं। तीसरा है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस हो गया, विड्रॉल मेथड हो गया। तीसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया मीन्स इंटेंस लैक्टेशन। इस टाइम पर क्या हो रहा है? जब प्रेगनेंसी हो गई है, इंटेंस लैक्टेशन का टाइम है। इंटेंस लैक्टेशन का टाइम है मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है ना, जब बेबी को वो फीड करा रही है, तो उस टाइम पर क्या होगा? प्रोलैक्टिन, इस टाइम पर प्रोलैक्टिन का अमाउंट ज़्यादा होगा। प्रोलैक्टिन का अमाउंट ज़्यादा है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। लैक्टेशनल एमेनोरिया मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन यानी प्रोलैक्टिन का अमाउंट ज़्यादा है इस टाइम पर, क्योंकि इंटेंस लैक्टेशन हो रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, प्रेगनेंसी हुई है अभी, तो वो बेबी को क्या करा रही है? फीड करा रही है। उस टाइम पे प्रोलैक्टिन का अमाउंट ज़्यादा है क्योंकि लैक्टेशन यानी मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है। और ये प्रोलैक्टिन जब ज़्यादा होता है, प्रोलैक्टिन किसको कम कर देता है? जब प्रोलैक्टिन ज़्यादा है तो ये LH और FSH दोनों का अमाउंट कम कर देता है, LH का भी और FSH का भी, यानी ये अपोजिट में चलते हैं। अगर प्रोलैक्टिन ज़्यादा है तो LH FSH कम रहेगा, यानी LH FSH कम है तो ना तो यूट्रस डेवलप होएगी, ना ओव्यूलेशन होगा, क्योंकि वो फॉलिकल्स बनने नहीं देंगे। तो इस टाइम पर जो है ये सेफ पीरियड माना जाता है लैक्टेशनल एमेनोरिया वाला, क्योंकि इसका मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, तो ये सेफ पीरियड है। बट कब तक? 6 मंथ्स तक। 6 मंथ्स तक इसको सेफ पीरियड माना जाता है, बट ये भी एक रिस्की है, कभी कभी ये भी धोखा दे देता है, तो इसलिए इसको भी रिस्की माना जाता है। पर ऐसा है कि इस टाइम पर मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होता है क्योंकि LH FSH का अमाउंट कम होता है, प्रोलैक्टिन का अमाउंट ज़्यादा होता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, तो इसको सेफ पीरियड माने तो ये 6 मंथ्स तक होता है। कई बार मदर सोचते हैं इसको और आगे बढ़ा ले, तो कई बार ये भी धोखा दे जाता है, तो ये भी रिस्की है। तो नेचुरल मेथड्स तो हैं, बट ये थोड़े थोड़े रिस्की मेथड भी हैं। तो ये है तीनों नेचुरल मेथड्स कि नेचुरली जो है वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है। अब आता है बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड्स क्या है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैरियर मेथड। तो जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि वो फिजिकली उसको मीट नहीं होने देगा, किसको? ओवा को और स्पर्म को, उनकी दोनों की मीटिंग नहीं होने देगा। तो उसके लिए क्या है यहाँ पर बैरियर मेथड दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, मेल्स भी यूज करते हैं और फीमेल्स भी। ठीक है, तो मेल का तो बहुत पॉपुलर ब्रांड है जिसका सबको पता है, कॉन्डोम्स, और NCERT ने इसका ब्रांड भी एक दे दिया है, निरोध। ठीक है, और ये क्या होती है? एक लेटेक्स की शीट होती है जिसको पेनिस के ऊपर चढ़ा दिया जाता है ताकि अगर इजैकुलेशन हो भी रहा है तो वो स्पर्म एंटर नहीं करे, स्पर्म एंटर नहीं करे। यानी इस तरह से अगर हम थोड़ा सा ऐसे ही रफली आपको बताने के लिए बना रही हूँ। मान लो इसमें क्या हुआ, यहाँ से अगर इंटरकोर्स के टाइम पर पेनिस एंटर करती है तो क्या होगा? इजैकुलेशन होगा, यहाँ इजैकुलेशन होगा पेनिस से,
तो क्या होगा, यहाँ से तैरता हुआ स्पर्म कहाँ करेगा, यहाँ ओविडक्ट में पहुंचेगा अगर कोई बैरियर नहीं है। पर यहाँ पर क्या होता है, इसके ऊपर एक लेटेक्स की शीट यानी जिसको बोलते हैं एक शीट होती है जो इसके ऊपर चढ़ा दी जाती है पेनिस के ऊपर, ताकि जो इजैकुलेशन होगा वो इसी के अंदर रहेगा। तो यहाँ से स्पर्म जो है वो बाहर नहीं जा सकते, यानी वेजाइना, वेजाइना से होते हुए क्या सर्विक्स, वेजाइना है ना, वेजाइना है, ये सर्विक्स है, तो यहाँ से होता हुआ एंटर नहीं कर सकता, सारा कुछ कहाँ रह जाएगा, कॉन्डोम्स के अंदर ही रह जाएगा। तो जो है वो सारा कुछ इसी के अंदर ही रह जाएगा और फर्टिलिटी के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे ना इसके कोई। और सबसे अच्छा बेनिफिट इसका क्या है कि इससे एसटीडी के चांसेस भी नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के चांसेस भी इससे नहीं होते, वो भी प्रिवेंट होती हैं। तो कॉन्डोम्स यूज करना ये एक बैरियर मेथड है। इसमें ये तो मेल के लिए है जो पेनिस के ऊपर उसको चढ़ा दिया जाता है इंटरकोर्स से पहले, ताकि जो है वो दोनों की जो स्पर्म और ओवा है वो फ्यूज ना हो सके। तो जो भी इजैकुलेशन होगा वो सारे इस लेटेक्स शीट के अंदर रह जाएगा, जिसको निकाल दिया जाएगा। और ऐसे ही फीमेल्स भी यूज करती हैं। तो फीमेल्स के लिए क्या होता है, फीमेल्स के लिए भी जो कॉन्डोम होता है वो भी इस तरह का होती है, जो एक साइड से ओपन होता है इस तरह से, इस तरह से, और ये भी इसके ऊपर वेजाइना के ऊपर पूरा ऐसे चढ़ जाता है, ये इस तरह से, और यहाँ पे जाके ये फिट हो जाता है, ठीक है, इस तरह से फिट हो जाता है। तो क्या होगा, पूरा कवर हो गया, पूरा कवर हो जाता है इस तरह से। तो ये जो मेथड्स हैं इसमें किसी डॉक्टर या नर्स की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही इंसर्ट कर लिया जाता है, अपने आप ही इंसर्ट कर लिया जाता है। तो ये जो है फीमेल कॉन्डोम है जो वो खुद ही इंसर्ट कर लेती है, पूरा ये एरिया जो है सर्विक्स पे जाकर, ये जो ये वाला पोर्शन है वो सर्विक्स पे जाकर अटैच हो जाता है और इस तरह से यहाँ से ओपन होता है, तो पेनिस यहाँ से एंटर कर सकती है। तो सारा जो है वो जो इजैकुलेशन है वो यहीं रहेगा, बाहर ही रहेगा, अंदर एंटर नहीं कर सकता है, अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो ये हो गए फीमेल कॉन्डोम के बारे में। तो फीमेल के लिए भी कॉन्डोम्स हैं। इसके अलावा और क्या क्या है, डायफ्राम, डायफ्राम्स, कैप्स, सर्वाइकल कैप्स, सर्वाइकल कैप्स, बॉल्स, बेसिकली ये सारे एक ही जैसे होते हैं, इस तरह से कप की तरह से स्ट्रक्चर होती है, दोनों की थोड़ा थोड़ा शेप भी अलग होती है, इस तरह से ये डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, बॉल्स। हाँ, ये जो है कॉन्डोम्स जो है वो वन टाइम यूज वाले हैं, यूज एंड थ्रो वाले, दोबारा आप उसको यूज नहीं कर सकते, ये एसटीडी से भी प्रिवेंट करते हैं। पर ये जो है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, बॉल्स, ये क्या है, ये रीयूजेबल है, ये रीयूजेबल है और यूज्ड along with स्पर्मेसाइडल क्रीम, ताकि इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। रीयूजेबल है, इसको ये शीट होती है प्लास्टिक की, इसको भी इंसर्ट खुद ही कर सकते हैं और इसको धो के दोबारा यूज कर सकते हैं। ये रीयूजेबल है, यूज अलॉन्ग विद स्पर्मेसाइडल क्रीम, ताकि स्पर्म को मारने के लिए, ताकि इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। तो ये भी एक कैप की तरह से होती है, इसको यहाँ पर चढ़ा दिया जाता है, जैसे ये है, तो यहाँ पर ये वजाइना है, तो यहाँ पर जैसे ये कैप है, इसको कैप को यहाँ पर फिट कर दिया जाता है इस तरह से, तो ये सर्विक्स का एरिया पूरा बंद हो जाता है, ताकि जो स्पर्म है वो एंटर ना कर सके। तो ये रीयूजेबल है, बट इसको स्पर्मेसाइडल के साथ, क्रीम के साथ लगा के यूज किया जाता है, ताकि इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। तो ये सारे जो हैं वो खुद ही यूज कर लिए जाते हैं, कोई डॉक्टर या नर्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हो गए कौन से, बैरियर मेथड्स। अब आता है हमारा केमिकल एंड सर्जिकल मेथड।